हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। अब हम थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का। हम सेकंड लेक्चर में करंट के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो करंट हमारे पास क्या था? करंट था हमारे पास द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी कि इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो वो हमारे पास निकल कर आ रही थी चार्ज की कूलम अपॉन में टाइम की सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर और डिनोट करते हैं A से। प्लस में हमने इसके डिवाइस के बारे में पढ़ा था। जो डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वो होता है एमीटर। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक के अंदर हम आज लोग जानेंगे कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो करंट प्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो की पॉइंट है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वो है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो करता है, तो बेसिकली उसके अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और उसी जैसे ही इलेक्ट्रॉन की रिवर्स डायरेक्शन शुरू होती है, यानी कि करंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन शुरू हो जाता है फ्लो करना? करंट, ठीक है। बिकॉज उसके एक एंड के ऊपर क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आनी शुरू हो जाती है। और जब वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का रूप ले लेता है। इसके बाद हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट द पाथ ऑन विच electric current, the path on which electric current can flow is known as electric circuit, is known as electric circuit। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो दूसरा आपका पार्ट है या दूसरा जो टाइप है, वो है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
ठीक है, एक हमारा ओपन सर्किट और दूसरा हमारा क्लोज सर्किट। देखो जो ओपन सर्किट होता है, जैसे हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, ये जैसे कोई सेल है, सेल से यहां पर कोई की बनी हुई है या कोई स्विच लगा हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये स्विच क्या है, ओपन है। स्विच ओपन है तो हमारा जो सर्किट है वो क्लोज नहीं हुआ। ये जो सेल होता है उसका एक पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड, ये जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल क्लोज नहीं है। और अगर ये क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, और ये बल्ब है जो हमारा ग्लो नहीं करेगा। सेकंड केस जो मैं आपको क्लोज सर्किट की बात कर रहा हूं, वो कुछ हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हम इस जो की है उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें, यानी कि जो हमारी की है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो हम जो स्विच है वो क्लोज हो जाए। ये हमारा स्विच है, स्विच, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट। और यहां पर ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो मैं डायरेक्ट आपको करवाने जा रहा हूं, ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ हमें बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V कम होगा वैसे वैसे I भी कम होता रहेगा। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन लेके आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए, वो यहाँ पे बनता है R। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। तो R हमारे यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the electric current, which oppose the electric current। यानी किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे वो क्या कहलाएगी, हमारी रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो ओम्स लॉ से हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला, और वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है इसकी, कंडक्टर की, जो क्या करती है, अपोज करती है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I मीन्स वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और इसको हम इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर हम क्या करते हैं, इसको ओहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओहम। और ये इसका साइन है ओहम का। ठीक है, इस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं
ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो वो हमारी कैसे होती है? देखो, जो रेजिस्टेंस अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगाएंगे तो उसका ये साइन है। ऐसे हम किसी भी सर्किट के अंदर अगर ऐसा साइन लगा हो तो उसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की। वो कैसे होगी देखिए, यानी कि थ्रू एक्सपेरिमेंट अगर हमें ओम्स लॉ का क्या करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है। ठीक है, वैसे इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन हम लोग केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और हम हर एक चीज में, जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसका रीजन जानेंगे। ठीक है, हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसका हमें रीजन पता होना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम बगैर रीजन जाने चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गलत वे है, गलत तरीका है पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। हम मैथ्स पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा, दैट इज रेक्टेंगल, है ना? ये क्या है? कोई रेक्टेंगल है, जैसे कोई भी रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं आपसे पूछूं वाई लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ क्यों नहीं, ब्रेथ इनटू ब्रेथ क्यों नहीं, या फिर और कुछ भी क्यों नहीं, एल स्क्वायर क्यों नहीं? एल स्क्वायर तो एल क्रॉस एल हो गया, एल बी स्क्वायर क्यों नहीं? ठीक है, तो अगर आपने इन चीजों को, ऐसी चीजों को केवल क्या कर रखा है, मेमोराइज कर रखा है, तो ये गलत है। इसीलिए मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवा रहा हूं, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है या नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोई भी लॉ है तो वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही होता है। हजारों बार, या फिर मैं कहूंगा कि 200, 300, 400, 500, ठीक है, इतनी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे सामने जो चीज आती है, हम जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसी से हम क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो ओम्स साहब ने भी क्या किया, इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद अपना लॉ दिया कि हर बार क्या आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आ रहा है। तो हम लोग इसका जैसे उन्होंने किया वैसे वेरिफिकेशन हम लोग इसकी कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या लेंगे, एक रियोस्टेट लेंगे। ये भी आपके लिए एक नई टर्म है, दैट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही हम जैसे रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे तो हम करंट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बैटरी लेंगे। ये क्या है, एक सेल है। अगर हम इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को देखें तो ये क्या है, एक सेल है। जब दो सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। ठीक है, इसके बाद
हमें एक यहाँ पे स्विच चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्विच हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से हम एक एमीटर लगा लेंगे। एमीटर आपको पता है जो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमेशा क्या पे लगता है, सीरीज के अंदर, ठीक है, सीरीज में लगता है। ये सीरीज और पैरेलल आप थोड़ी देर में समझ जाओगे क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए आप इसको दिमाग में रखो कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये एक और दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इसको R नाम दे देते हैं, रियोस्टेट को डिनोट कर देते हैं RH से, ठीक है, और ये हमारा स्विच S, ठीक है, ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और B को हम डिनोट कर लेते हैं बैटरी, बैटरी को डिनोट कर लिया हमने B से। उसके बाद हमने क्या किया, इस वायर को हम यहाँ लेके आए और यहाँ पर कुछ ऐसे लगा दिया, मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, आगे भी लेके आ सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। अब क्या होगा, हमने जब वेरिफिकेशन इसकी शुरू की तो क्या हुआ कि हम बहुत ही स्मॉल करंट से लेके चले इसको, यानी यहाँ पर लेके आएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जैसे ही करंट स्मॉल हुआ हमने V की भी क्या ली, रीडिंग ली, और करंट की भी रीडिंग ली। हमने क्या देखा, जो R हमारा आ रहा है, R क्या होता है, V/I, यानी कि R हर केस में आप जैसे जैसे करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कम करते जाओगे या ज्यादा करते जाओगे, और उसकी वजह से जो भी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वो हमेशा R के इक्वल होगी, यानी कि उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, यानी R हमारा क्या रहेगा, हर केस में कांस्टेंट रहेगा, R इज कांस्टेंट। और ये वेरीफाई कर देता है कि जो V है, सॉरी जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। क्यों? क्योंकि अगर R इज इक्वल टू V/I, और ये क्या है, R कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू IR और R इज कांस्टेंट, means V is directly proportional to I. That is experimental verification of Ohm's law. ठीक है, अब इसके बाद हमें स्टडी करनी है, जैसा कि आपको जब मैंने शुरू में बताया था कि कोई कंडक्टर है वो कंडक्टर क्यों है, कोई सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर क्यों है, और कोई इंसुलेटर है वो इंसुलेटर क्यों है, तो उसका कुछ रीजन होते हैं। ठीक है, तो वो रीजन हम अब डिस्कस करेंगे कि वो रीजन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर कौन होता है, जिसके अंदर से इजीली करंट फ्लो कर जाए। कंडक्टर कौन, जिसके अंदर से इजीली करंट फ्लो कर जाए। अब इसका रीजन क्या है कि इसमें से इजीली करंट फ्लो कैसे कर जाता है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि जो करंट का रीजन है, जो करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर सकते हैं तभी तो करंट उसमें से फ्लो कर पाएगा। तो कंडक्टर, कोई कंडक्टर इसलिए बनता है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, बैटरी। जब कोई हम बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, इसके दोनों पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो बैटरी का एक एंड ये पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, इन दोनों का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेट कर लेते हैं यहाँ का 7, यहाँ का 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और मैं आपको बता दूं कि करंट क्या करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो
फ्लो करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई कंडक्टर बनता है जिसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी कुछ एक मात्रा ही होती है, ठीक है, यानी कि सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कुछ एक मात्रा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसमें से कुछ एक करंट ही क्या कर पाता है, फ्लो हो पाता है, पास हो पाता है। और इंसुलेटर में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के अंदर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना के बराबर होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं होते ही नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कि ये हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये कौन था, ये था इंसुलेटर। गॉट इट। इसके बाद जो हमें स्टडी करना है, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन होता है रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करती है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी करंट को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि लेंथ का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो आपका है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एरिया है, यानी कि वायर की जो मोटाई है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है कौन, रेजिस्टेंस। कैसे इफेक्ट करता है कि जो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। जो थर्ड पार्ट इसका है वो है मटेरियल ऑफ द वायर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आपके पास मटेरियल कौन सा है जो आपका कंडक्टर है, वो आयरन का है, सिल्वर का है या कॉपर का है, उस बात पे भी आपका रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। और लास्ट वन है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट करता है कौन, रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो दो पार्ट है ये कैसे इफेक्ट डालते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो पहले दो पार्ट थे, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ कैसे इफेक्ट डालता है कि जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये दो पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, उनको अगर मैं एक साथ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं L अपॉन A, ठीक है। R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहां से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए, इक्वल टू का लेके आया जाए, तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए और वो कांस्टेंट आपका बनता है रो, दैट इज रो, RHO रो, L बाय A। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब हमारे पास एक ये नई टर्म आई है दैट इज रो, ठीक है। ये रो क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। Resistivity is equal to resistance when length of the conductor, and area of cross section both are unit, ठीक है। ये डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर यूनिट, ठीक है। कैसे? देखिए वापस यहां पर आ जाते हैं। जब R इज इक्वल टू बोथ आर यूनिट, यानी कि लेंथ भी 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1, तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो इनटू में 1 और ये भी 1 मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर यूनिट। गॉट इट? इसके बाद एक चीज और हमें डिस्कस करनी थी, दैट इज ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी दो, हमें पता है V और I दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जब भी कोई दो चीजें ऐसे प्रोपोर्शनलिटी में हो, तो जब उनका ग्राफ होता है, जैसे यहां पर हम लोग ले लेते हैं करंट और यहां है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ठीक है। और ये हमारा करंट यानी कि I। तो ये आपका VI ग्राफ है और ये क्या रहेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, कि हम दो रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें, ठीक है। कि हम दो रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें, तो हम कैसे कंबाइन करेंगे? हम लोग हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू
रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। देखो हम दो रेजिस्टेंस को टू टाइप्स के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड वन है वो आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? when two resistance combines with each other, when two resistance combines with each other end to end, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड जुड़े हों तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू रेजिस्टेंस कंबाइंस विद ईच अदर एंड टू एंड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, दूसरा ये एक रेजिस्टेंस था, ये लेट कर लेते हैं R1 था, ये R2 था, ये जब आपस में जुड़े तो पहला रेजिस्टेंस R1, अब इसका एंड जो है उसके साथ इसका ये वाला एंड अटैच हो जाए, यानी कि यहीं से हमारा दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाए R2, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? व्हेन टू रेजिस्टेंस, व्हेन टू और मोर देन टू भी हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू, यानी कि दो भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। व्हेन टू और more than two, when two or more than two resistance combines between two same points is known as parallel combination, is known as parallel combination। ठीक है, जब दो सेम पॉइंट्स के बीच में दो या इससे अधिक रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे जुड़ेंगे ये देखो, वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, दैट इज R1, और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, दैट इज R2। ये दो सेम पॉइंट्स है A और B, इनके बीच में ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे जुड़े हो, यानी कि ये R1 है और ये R2 है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं
कि इन दोनों को मिलाकर जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, जब हम ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे इन्हीं रेजिस्टेंस का, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो जैसे मैं ये सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, केवल इतना सा ही बनाते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा स्विच, ये हमारा एस से लिख देते हैं स्विच को, ये हमारा सेल, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस R1 और R2। अगर आप लोग इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालो, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं। लेट कर लेते हैं इसके अंदर जो करंट है वो I है, करंट कितना है I। तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, फॉर दी रेजिस्टेंस R1 वो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू IR1। एम आई राइट? वो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू IR1, जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। इसको लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड जब हम लोग निकालते हैं R2 के लिए, तो वो क्या होगा, I इज इक्वल टू R2, दैट इज V1 और दैट इज V2, क्योंकि करंट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम टोटल पोटेंशियल देखें, यानी कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1 प्लस IR2। V1 प्लस V2 क्या निकल के आएगा, IR1 प्लस IR2। यहां से मैं V1 प्लस V2 को कैपिटल V लिख रहा हूं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कैपिटल V। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ठीक है। V को मैं पुट कर रहा हूं IR, V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ये जो हमारा R होगा वो इसका टोटल R होगा, यानी कि दोनों का कंबाइन करने के बाद जो R निकला वो R ये होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, I इज R इज इक्वल टू, यहां से I कॉमन लिया, यहां पे अंदर बचा R1 प्लस R2, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं, I से I को कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब अगर ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, R3 भी होता तो ये प्लस में R3 भी हो जाता, अप टू सो जहां तक भी ये चलता, ठीक है, ये ऐसे बनते जाता है। यानी कि हम लोग जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में भी आपको नहीं होगा। अब इसके बाद हम यही सेम प्रोसेस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सेम प्रोसेस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही हमारा स्विच, फिर यही हमारा सेल, सेम प्रोसेस, बट यहां पर R2 नहीं होगा, यहां पर R2 नहीं होगा, ये है R1 और लेट कर लेते हैं यहां पर कहीं R2 है।
नजर आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट चेंज नहीं होता, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इसलिए जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे तो हमने करंट लिया, यहां पर हम क्या लेंगे, पोटेंशियल। तो मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, हम लेट कर लेते हैं करंट कितना है I, और पोटेंशियल V। यहां से जब I करंट जाएगा तो इस साइड चला, यहाँ पे टोटल I करंट है, इस साइड कितना करंट चला जाएगा I1, और ऊपर कितना बचेगा, टोटल I माइनस में I1। यहां से कितना करंट निकला I, अब इसमें से I1 करंट इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में कौन गया, I1। तो ऊपर कितना बचा, टोटल I था, I1 इस डायरेक्शन में चला गया तो ऊपर कितना बचा, I माइनस I1। इस I माइनस I1 को मैं I2 पुट कर लेता हूं, I माइनस I1 इज I2। तो मैं V निकाल रहा हूं फॉर, या फिर मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, I। तो पहले मैं I1 निकाल रहा हूं, I1 हमारे पास क्या होता है, V बाय R, I इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। तो I हमारे पास क्या होगा, V बाय I1, मैं इसको अगर लिखूं I इज इक्वल टू V बाय R1, और यहां पर I2 इज इक्वल टू V बाय R2। I1 इज इक्वल टू V बाय R1 और I2 इज इक्वल टू V बाय R2। तो जब I1 प्लस I2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2, ठीक है, V बाय R1 प्लस V बाय R2। I1 प्लस I2 को मैं कैपिटल I लिख सकता हूं, दैट इज, और ये हमारा आ रहा है V बाय R1 प्लस V बाय R2। I को हम लिखे हैं V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो V हम यहां से ऐसे लिखेंगे V बाय R1, सॉरी V बाय R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2। V यहां से कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस में यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल, मीन्स कि 1 बाय R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला बनता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा R3, R4, R5, R6, वैसे वैसे हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, यानी 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या इससे पहले कुछ और रहता है, इससे पहले हमारा मे भी एक दो टॉपिक और रहते हैं, दैट इज पावर, पावर रहता है हमारा, और हमारा क्या रहता है, तो हम लोग पहले पावर पढ़ेंगे। एक हमें डिस्कस करना था
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे घरों में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं वो कौन से होते हैं। देखो हम दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे ये हमने यहां पर एक बल्ब लगाया, उसके बाद ये हम यहां पे जैसे इसको हम नाम लेते हैं फैन, ये हमारा है बल्ब, ये हमारा है टीवी, ठीक है। थिंक अबाउट दैट कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन करें, तो क्या होगा, ये एक ही स्विच हमारे पास होगा। जब हम एक स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारी सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, और जब हम इसको बंद करेंगे तो ये सारी चीजें बंद भी हो जाएगी। लेकिन हम घरों में ऐसा नहीं होता, हमारा हर एक अप्लायंस का अलग अलग स्विच होता है, तो इसलिए वो किसमें पॉसिबल है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पॉसिबल। तो घरों के अंदर हमारे कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड वन इज, जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा इसके पास, वो क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, फैन से, बिकॉज ये क्या करेगा, इसके पास 220 वोल्ट करंट पोटेंशियल के साथ 5 एम्पियर, मैं लेट कर लेता हूँ 5 एम्पियर करंट पहुंचा, तो इसने क्या किया, उसको यूज किया। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हो सकता है 200 वोल्ट का और 4 एम्पियर करंट बचे, हो सकता है यहाँ तक आते आते वो 180 वोल्ट यानी कि 3 एम्पियर हो जाए। तो यानी कि क्या होगा, हर एक अप्लायंस के पास एक जैसा करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। और इसके अंदर क्या क्या हमारे पास डिसएडवांटेज है, जैसे ये अप्लायंस हमारा क्या हो जाता है, ये अप्लायंस खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, ये इसकी वर्किंग खराब हो जाती है, सही से वर्क नहीं करता। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कॉम्बिनेशन है जो जो यहाँ से जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्किट इज ओपन। तो यहाँ से सर्किट ओपन हो गया तो यहाँ पे तो करंट ही नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो उसके बाद वाले अप्लायंसेस नहीं चलते सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसा देखते हैं घरों में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी के अप्लायंसेस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और यही एडवांटेज बन जाती है, यानी कि हर एक अप्लायंस का अलग अलग स्विच, सभी के साथ इक्वल अमाउंट के अंदर करंट, ये सारे के सारे एडवांटेज बन जाती है जब हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना था, एक तो यार ये टॉपिक भूल जाते हैं, क्या था उसके बाद, क्या था, पावर, हमें पढ़ना था पावर। पावर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। याद है कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम कौन होता है, पावर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। अब ये वर्क डन क्या है, वर्क डन के लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक कूलम चार्ज के लिए जब चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन।
तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल इनटू में टोटल चार्ज। 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए जो वर्क डन है वो, सॉरी 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन है वो 1 वोल्ट है, सॉरी वो पोटेंशियल है। तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम पोटेंशियल इनटू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं चार्ज को, अपॉन क्या ले, टाइम, अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आया V क्रॉस Q अपॉन T। और अगर अब आपको याद है तो Q अपॉन T तो क्या होता है, I, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इज I। तो मैं इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू VI, दैट इज पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, पोटेंशियल इनटू में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पावर की डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे, पावर की डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। दूसरा आप लोग लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज पावर। ठीक है, अब देखो P इज इक्वल टू V इंटू में I हो गया, बट V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो क्या मैं V की जगह क्या पुट कर सकता हूं, IR। तो P इज इक्वल टू IR इंटू में R, मीन्स I इंटू I स्क्वेयर R। यानी ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया पावर का, क्या, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। पहला फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू VI, और सेकेंड फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। अब अगर इसी फॉर्मूला के अंदर देखें तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R। तो P इज इक्वल टू क्या था, VI, तो P इज इक्वल टू V, I को क्या लिखेंगे, V बाई R। तो यहाँ पे क्या बन गया, V बाई R मीन्स V स्क्वेयर बाई R। तो मतलब हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई R। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मूले को पुट कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों फॉर्मूला, जो आपको ये भी पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आए। ठीक है, तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को आपको रीजन पता है कि कौन सी चीज किस वजह से यहाँ पे आई है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एनर्जी। कौन, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। 9th क्लास में आप लोगों ने एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया होगा कि एनर्जी क्या है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का, कितना आपके पास एनर्जी है, ठीक है, काम करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी। The ability of doing work is known as energy. और द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बन जाता है, पावर, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है,
पावर का फॉर्मूला होता है VI इंटू में T, दैट इज एनर्जी। ठीक है, I स्क्वायर RT दैट इज एनर्जी, और P स्क्वायर बाय RT दैट इज एनर्जी। ये सारी की सारी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। लेकिन जूल एक क्या है, बहुत ही स्मॉल यूनिट है। जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो हम क्या लिखते हैं, इसकी न्यूमेरिकल यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसकी जो रीडिंग्स नोट होती हैं, एक्चुअली वो एनर्जी ही यू नोट करते हैं कि आप लोगों ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल यूनिट होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 5 यूनिट मीटर चला आपका, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 5 किलोवाट हार। 5 किलोवाट हार। जूल इज इक्विवेलेंट टू, पावर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। पावर कैसा यूनिट, वॉट, और टाइम कैसा यूनिट, सेकंड। यानी कि जूल किसके इक्विवेलेंट है, वॉट सेकंड के। लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, किलोवाट हार। तो जब हम 1 किलोवाट हार को इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं जूल्स के अंदर या वाट सेकंड के अंदर, तो क्या करते हैं, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट, 1000। 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट, 1000 वाट। 1 हार के अंदर कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3600 इनटू में 000, ठीक है, वॉट सेकंड। यानी कि मैं लिखूं कि एक 1 किलोवाट हार के अंदर 3.6 इनटू में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 3.6 इनटू में 10 की पावर 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट हार के अंदर। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक मीटर 1 यूनिट काउंट करता है, तो उसका मतलब है कि आपने एनर्जी कंज्यूम की है 3.6 इनटू में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब हमारे पास मे बी इसका लास्ट ही टॉपिक होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Heating effect of electric current। हीट भी क्या है, एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक सिटी भी क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम कभी भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एनर्जी को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो जो हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के। अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे हम लोग हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हीटर में, इलेक्ट्रिक करंट हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो उसका स्क्वायर टाइम, ठीक है, उसका स्क्वायर टाइम कौन बढ़ जाता है, हीट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के भी। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, देखो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब किसी वायर के अंदर होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपने हीटर में देखा होगा ऐसे स्प्रिंग वाले वायर होते हैं, ठीक है, और वो अलॉयज के बने होते हैं, क्योंकि अलॉयज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है।
तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक पास नहीं हो पाता, ठीक है, कंप्लीटली पास नहीं हो पाता। तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, तो वो किसके अंदर चली जाती है, हीट के अंदर। थर्ड पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जैसे जैसे आप हीटर को चलाते जाओगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए इसको चलाते जाओगे, हीट उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी कि हीट का फॉर्मूला हमारे पास बन के आया H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, और वो आपको करने भी है सभी के सभी। अब हम जैसे इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एप्लीकेशन इसकी क्या है, हम लोग हीटर चलाते हैं, ठीक है, हम लोग गीजर वगैरह चलाते हैं, तो जो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट, हम इलेक्ट्रिक आयरन चलाते हैं, तो ये इसकी एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था ये ओवर हो चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, और जो भी आपके पास प्रॉब्लम आई वो आप मेरे को इसकी बता सकते हो कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी के टेक्सचुअल प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है, और जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर आपका कोई भी टॉपिक रह गया है जो वीडियो में किसी कारण से नहीं आया है, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। प्लस में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ें और वो वीडियोस जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, थैंक यू।